हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस में जो जीएस का स्पेशल टॉपिक्स हैं, जिसमें मानवाधिकार जो चैप्टर है उसके बारे में। और बहुत ही छोटी सी वीडियो में दोस्तों हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पहली बार 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को पहली बार कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को। और कहाँ अपनाया गया? पेरिस में। और किस संस्था के द्वारा अपनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इस संस्था के द्वारा अपनाया गया। दोस्तों इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं वो फैक्चुअल ही हैं, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपीएसआई जितने भी ज़्यादातर वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें फैक्चुअल चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स ये हैं, जिससे आप लोग अगर इसे पढ़ते हैं तो आपके जीएस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप इससे कोई बाहर प्रश्न जाता है तो आप समझिए वो प्रश्न कोई भी नहीं कर पाएगा। सही। मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार जो दिवस है वो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। और मानवाधिकार पहली बार कब बना था? मानवाधिकार दिवस पहली बार कब बना था? तो ये बना था 1950 में। पहली बार कब से बनना शुरू हुआ? 1950 से। अब जो इसकी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, इसे 48 देशों ने समर्थन दिया। कितने देशों ने समर्थन दिया? 48 देशों ने। और ये जो घोषणा है इसका 550 से 570 भाषाओं में अनुवाद किया गया। और इसकी जो मूल भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच थी। किसकी मूल भाषा? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जो मूल भाषा है वो कैसी है? अंग्रेजी, इंग्लिश और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। अब दोस्तों ये जो मानवाधिकार की जो के लिए एक जो कमीशन है या जो आप परिषद कह लें, वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये जिनेवा में। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों देखिए यूएनएचआरसी, ये इसी का नाम है। यूनियन, एन से नेशनल, एम से मानवाधिकार, यू से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक इसी का ये जो शॉर्ट फॉर्म है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 47 हैं। और इसका जो कार्यकाल है वो कितना है? 3 वर्ष है। यूएनएचआरसी, इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। अब इसके बारे में हम एक जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, इससे पहले ये जो संस्था है, इससे पहले हमारे पास जो संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। और इसकी जो जगह है वो किसने ले ली अब? यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ले ली इसकी जगह। किसकी जगह? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह किसने ले ली? मानवाधिकार परिषद ने। मानवाधिकार आयोग की जगह किसने ले ली? मानवाधिकार परिषद ने। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसकी जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अब दोस्तों ये हो गया जो संयुक्त राष्ट्र मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो काउंसिल बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे जो भारत में हमारे देश में जो इसके लिए काउंसिल बनी है या जो कमीशन बना है, जो निकाय बना है विधिक, उसके बारे में। उसे दोस्तों हम कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये एक स्वायत्त विधिक आयोग है। स्वायत्त मीन्स स्वतंत्र, विधिक आयोग। विधिक मतलब इसे संसद की विधि के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये गैर संवैधानिक है। कैसी है? कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। और एक सलाहकारी संस्था है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। ठीक, सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रपति या सरकार इसकी बात माने या ना माने, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसकी बात मानना अगर जरूरी होता तब हम कहते हैं ये बाध्यकारी संस्था है, लेकिन इसकी जो सलाह है वो मानना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसे सलाहकारी संस्था कहते हैं।
अब इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसे दोस्तों शॉर्ट में NHRC ये बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। इसके जो प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इसके जो सदस्य हैं दोस्तों वो 5 हैं। अगर लिख के आए इसके कितने सदस्य हैं तो इसमें लिखना इसके 5 सदस्य होते हैं। पहला जो सदस्य होता है जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं, जो कि सबसे मेन होता है, ये भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मतलब जो CGI होते हैं, रिटायर्ड, वो होते हैं। लेकिन दोस्तों रिटायर्ड CGI कई बार इसके अध्यक्ष बनने से मना कर देते हैं। तो इसीलिए सरकार ने 2019 में एक नियम जोड़ा कि जो CGI नहीं है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI मतलब मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो मेन होता है न्यायाधीश, और कुछ बिन मेन नहीं होते हैं। ठीक जैसे हमारे यहाँ जैसे 32 या 31 जितने भी न्यायाधीश हैं, एक उसमें मेन होता है, और लेकिन पावर सभी का निर्णय में जो भूमिका होती है वो समान होती है, लेकिन एक जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश केवल एक ही होता है, कई बार वो ये पद ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। तो इसीलिए 2019 में ये नियम जोड़ा गया, इसमें संशोधन किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति केवल रिटायर जज है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी इसका अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? वो भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। ये इसकी दोस्तों इसकी अब नियम है, ठीक, योग्यता है। और उसके बाद जो अन्य सदस्य होते हैं, पहला सदस्य अध्यक्ष हो गया, दूसरा सदस्य जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान, किसी भी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दोस्तों, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अब इनकी जो संख्याएं होती हैं वो जैसे 28 राज्य हैं, सही, तो 25-26 हमारे यहाँ कितनी है? सुप्रीम कोर्ट हैं। तो इनकी जो संख्या, वो हाई कोर्ट है 25-26। तो दोस्तों इनकी जो संख्या है वो 28 है। इनमें से कोई ना कोई तो कर ही लेगा, सही, इस पद को ज्वाइन एक सदस्य के रूप में। इसीलिए इसमें कोई ऐसा वो प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। तो अब दोस्तों हम बचे हुए जो 3 सदस्य हैं उनकी बात करते हैं। उन्हें मानवाधिकार के संबंध में थोड़ा सा व्यवहारिक अनुभव हो। जैसे बहुत से मानवाधिकार के जो NGOs वगैरह होते हैं, उसमें उन्होंने कोई काम किया हो, मानवाधिकार से संबंधित कोई मुद्दा उठाया हो, तो उन्हें एक व्यवहारिक अनुभव हो, सही, और उसके साथ साथ इसमें कम से कम एक महिला हो। तो इस प्रकार इसके 3 सदस्य ये हो गए, लेकिन उसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए, सही। तो दोस्तों 2 सदस्य ये हैं और 3 सदस्य ये हो गए, तो ये इसके 5 सदस्य हो गए। अब दोस्तों हम इसके कुछ पदेन सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? वो दोस्तों 7 होती है। पदेन का अर्थ होता है पद के कारण। जब हमें किसी पद के कारण दूसरा पद मिल जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? पदेन सदस्य, सही। तो जो पदेन सदस्य हैं वो कौन कौन से होंगे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, SC आयोग का अध्यक्ष, मतलब SC मतलब जनजाति, SC मतलब शेड्यूल कास्ट कमीशन का जो अध्यक्ष है। SC मतलब जो जनजातीय आयोग का जो अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, वो इसके क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। अल्पसंख्यक आयोग, SC आयोग, ST आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सही। तो ये इनके क्या हो जाएंगे? ये इनके पदेन सदस्य हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसके सदस्य हैं, सही, या इसका जो अध्यक्ष है उसे उनका जो चयन कौन करता है? चयन करने के लिए दोस्तों एक समिति बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा
तथा राज्यसभा के विपक्ष दल का नेता, ये 6 लोग होते हैं। पीएम, और फिर उसके बाद में होम मिनिस्टर, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष दल का नेता और राज्यसभा के विपक्ष दल का नेता, ये 6 लोग होते हैं। और दोस्तों ये जो समिति बनाई जाती है, इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों के दोस्तों नाम क्या क्या हैं? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष दल का नेता। तो इस प्रकार 6 सदस्य हो गए। अब साथियों और देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ। ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। तो पहले ये अधिनियम बना था और फिर उसके लगभग 1 महीने के अंदर क्या हो गई? इसकी स्थापना हो गई। सितंबर अक्टूबर दोस्तों लगभग कितने 14 दिन के अंदर क्या हुई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो गई। तो ये जो अधिनियम था वो कब बना? 28 सितंबर 1993 में। अब फिर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन क्या किया गया? पहले इसका जो कार्यकाल होता था, ये जो सदस्य थे इनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष होता था। अब जो इनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष या 70 साल की आयु तक, इनमें से जो पहले आ जाए। जैसे एक व्यक्ति है वो कितने साल का है, उसे हमने 68 साल का कह दिया, अब वो 2 साल बाद 70 साल का हो जाएगा। तो वो कब रिटायर होगा? 2 साल बाद, जब उसकी उम्र 70 साल की हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है वो 55 साल का है, सही, तो वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो इसमें जो पहले आ जाएगा, अगर उसकी आयु पहले 70 साल की पूरी हो जाएगी तब वो रिटायर हो जाएगा, या 3 साल पहले हो जाएंगे, आयु पूरी ना हो तो वो 3 साल में रिटायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका कार्यकाल है इनके सदस्यों का। अब और जो है वो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये हैं, NHRC के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NHRC द्वारा HRC एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की धारा 37 द्वारा जांच एजेंसी का गठन होता है। तो दोस्तों NHRC ये क्या है? ये दोस्तों अभी हमने बताया आपको, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके द्वारा क्या होता है? HRC एक्ट, ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 की धारा 37, कौन सी धारा है? 37, इसके द्वारा जांच एजेंसी का गठन होता है। तो ये जांच एजेंसी का भी गठन कर सकती है। ये किसकी शक्ति है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। अब दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मानवाधिकार का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों मानवाधिकार का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? हेनकिन को मानवाधिकारों का जनक कहा जाता है। यूपी में HR कमीशन, यूपी में ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 में हुई। 7 अक्टूबर 2002 में हुई और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने आपको ये जो चैप्टर है वो काफ़ी डिटेल से कराया है, इसका हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया है। अगर दोस्तों आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।